अफसार साहब, एक तरफ हुकूमत साजी का बहरान चल रहा है, दूसरी तरफ ये इल्जामात सामने आ गए, मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? जी मामला मुझे तो नहीं, मैंने तो पहले कहा था कि मामला बहुत ख़राब है और निज़ाम जो है वो फेल हो चुका है। तो इस निज़ाम को कैसे आप आगे लेके जाएंगे? आप बताएं, जो भी हुकूमत इस वक्त बनेगी, जो भी हुकूमत बनेगी, उसके पास क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या साथ होगी इंटरनेशनली, हमारे इंतखाबात के बारे में क्या राय बनेगी? और जितनी पीटीआई की लॉबिंग मजबूत है इंटरनेशनली, उसके बाद आपके ख्याल में ये निज़ाम चल सकेगा आगे? मैं नहीं समझता कि ये निज़ाम चल सकेगा। और इसमें सोचना पड़ेगा, सबको पीछे हट के एक कदम सोचना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या किया उन्होंने इस मुल्क के साथ और क्यों किया, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो कि ये सब कुछ किए बगैर कई सालों से जो हो रहा है इस मुल्क के साथ। ये एक दिन की, 2 दिन की या 2-4 लोगों पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है, ये पूरे निज़ाम पे बात आ रही है, पूरे निज़ाम में खराबी है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए मैं फिर यही कहूँगा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। ये सियासी इशूज हैं, ये सियासी तरीके से हल हो सकते हैं, ये इंतजामी तरीकों से हल नहीं हो सकते। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है अफसार साहब कि ये सियासी इशूज हैं, सियासी तरीके से हल हो सकते हैं कंसेंसस के जरिए। लेकिन आप ही के सवाल में जैसे कि राना साहब की जानिब से जब जवाब दिया गया, उनकी जानिब से कहा गया ये वो सहरा है जो मौजूदा हालात है जिसे सिर्फ मुस्लिम लीग नून अपने सर नहीं लेगी। तो आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात जब थे इससे पहले भी, तो अब क्या कोई सियासी जमात अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं आई थी? क्योंकि हालात पाकिस्तान के कोई नए नहीं थे, सबके सामने थे। देखिए, मिनिमम जो और जल्द हल है वो ये है कि नए इंतखाबात करवा दिए जाए। उससे एतराज ये होता है कि इतने पैसे लगेंगे, पैसे तो जाहिर लगेंगे, हर जगह होते हैं। बाज़ जगहों पे तो कि अगर एक दफ़ा कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेती, 50% से कम वोट लेते हैं, तो दोबारा होते हैं इलेक्शन, फिर तीसरी दफ़ा भी होते हैं और हुए हैं। आपने देखा होगा अरदवान जो है वो दूसरी या तीसरी दफ़ा इलेक्शन हुए तो वो सदर मुंतखब हुए तुर्की में। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते? इसमें इतनी, ठीक है पैसे हमारे पास नहीं है, कम है, लेकिन एक बार और इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा सकते, ताकि ये जो झगड़ा बढ़ गया है और झगड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना चाहिए। बलोचिस्तान में आप देखिए, यार मोहम्मद रहम जो सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलते रहे, वो उनकी तकरीर आप सुने, उन्होंने क्या कहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है, पंजाब में है, सिंध में है। कल आपने सिंध में जीटीए जो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी है और पीर पगाड़ा खुल के कहते रहे हैं नस्ल दर नस्ल कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम तो उनके मुलाजिम हैं, या जो भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो कहते रहे हैं। अब उनकी परसों की तकरीर आपने सुनवाई है तमाम टीवी चैनल पे कि तमाम सूबों में जब ये सेंटिमेंट है उस तमाम लीडरशिप का जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल खड़ी रही है दहाइयों तक, तो फिर आप सोचे कि निज़ाम फेल नहीं हुआ। और जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल के बारे में कॉलम लिखे जा रहे हैं कि ऊपर कुछ और सोच है, नीचे कुछ और सोच है, अवाम की कुछ और सोच है, तो सबको, तमाम सियासी जमातों को अगर शिकायत हो गई है इस निज़ाम से, तो फिर इस निज़ाम को बदलें। फिर ये नहीं चल सकता। जब तमाम, तो जैसे कि अफसार साहब आप कह रहे हैं कि दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, आपने एक मुल्क की भी एग्जाम्पल दी, तो क्या समझते हैं कि फिर सिस्टम वही है, स्ट्रक्चर वही है, तो ट्रांसपेरेंसी को फिर कैसे यकीनी बनाया जाएगा? आप क्या समझते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सकती है। जिस दिन वोट पड़े हैं 8 फरवरी को, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि जो वोटिंग पड़ रही थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई। मसला तब शुरू हुआ जब पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। तो पोलिंग एजेंट्स के सामने गिनती हो, मीडिया की मौजूदगी में गिनती हो, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो जो। अफसार साहब, कथा कलामी की माजरत चाहेंगे, निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब भी इस मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर मीर साहब, ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया, निगरान हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं जो इंतखाबात हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्या कहेंगे इस इल्ज़ाम को? देखें, इस पे मैं बात कर चुका हूँ। ये इल्ज़ाम जो है लगाने वाले की, मुझे तो ज़हनी हालत पे शक हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त एक फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे हैं। फिर 13 मार्च को इनकी रिटायरमेंट है। इनकी साल भर पीछे इसी तरह की शिकायत आती थी। ये अचानक अजीबोगरीब ज़हनी मरीजों वाली गुफ्तगू शुरू कर देते थे, इरेटिक थे और बात पे इमोशनल हो जाते थे। और ये आप देखिए कि इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, और आज ये 10 रोज बाद अचानक सुबह उठे हैं
और कहते हैं कि मैं सुकून की मौत चाहता हूँ। मैं जी आमिर मीर साहब, इतने सारे इल्जामात, इतनी सारी कंप्लेंट सामने आ रही थी, तो उसके बावजूद भी ने कमिश्नर क्यों लगा रखा था? सवाल किया, मेरा जवाब सुन लीजिए। जी 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 सर, कंप्लीट कीजिए जी। वो खुदकुशी की बात कर रहे हैं, वो फांसी लेने की बात कर रहे हैं, वो सुकून की मौत की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये बातें किसी नॉर्मल आदमी की होती हैं? इसलिए इस शख्स की बातों को बिल्कुल आप सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें इसकी तहकीकात करेंगे हम। इन्होंने ऑफर की है जो गिरफ्तारी की, बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी पर भी गौर कर रहे हैं और ये चेक करना है कि इन्होंने किस एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने पूरे इलेक्शन की साख पर इल्जाम लगाया है और बचगाना गुफ्तगू इनकी इतनी है कि मैंने 13 हल्कों के नताइज तब्दील करवाए हैं। भाई, पाकिस्तान में इलेक्शन मैकेनिज्म क्या, वोटिंग और काउंटिंग का प्रोसेस ऐसा है कि उसमें कमिश्नर जो है वो जाके 13 हल्कों के रिजल्ट चेंज करवा ले। कह रहे हैं मैंने 50,000 70,000 के ठप्पे लगवा के दिए। ये को मजाक है? वहां पे इलेक्शन जब हो रहा था तो वहां दुनिया क्या सोई पड़ी थी उनके? जिन लोगों ने इलेक्शन लूज किया है उन लोगों ने इस मार्जिन का इल्जाम नहीं लगाया, अब तक ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो ये कर रहे हैं। ये एजेंडा ड्रिवन गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन इसमें कोई साजिश का पहलू जो है वो मौजूद है जिसकी तहकीकात होंगी। ठीक, आमिर मीर साहब जो जी 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 अफसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी बात अफसार साहब गलबन आमिर मीर साहब हमारे साथ है नहीं है। आपने अफसार साहब, शरी रहमान साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। शरी रहमान साहबा, लियाकत अली चट्टा साहब के जो बयान सामने आए हैं, कैसे देखती हैं आप इससे, क्या समझती हैं? देखिए, पहले तो इतने वसी तर उन्होंने अपना बयान इतना लंबा चौड़ा दिया है और इतने लोगों को इसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया है और उंगलियां उठाई हैं। तो 2-3 बातें, एक तो ये पार्टी में तो हमारा डिस्कशन ही हुआ है, मगर ज़ाहिर लगता है कि इतने सीरियस चार्जेस उन्होंने रेज किए हैं कि वो खुदकुशी करने वाले थे भाई, तो इन्वेस्टिगेट तो ज़रूर हों, तहकीक तो होगी, लेकिन बेहतर होता अगर वो उसी दिन कोई अलार्म रेज करते या कहते कि भाई ऐसा हो रहा है। और तो कमिश्नर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता उस दिन की बैलेटिंग में, और कोई ऐसा मेरी नज़र में, मैंने कोई बहुत सारे इलेक्शन भुगते हैं, इसमें तो नहीं देखा कि डायरेक्ट रोल होता है। तो वो फिर थोड़ा आज इतना बड़ा बयान सवालिया निशान उठाने से पहले कह देते ना क्या शवाहिद है उनके पास, तो उस शवाहिद होने चाहिए। कोई ये नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानी और सोशल मीडिया से हमें एक्यूजेशन वो मिला है ना, मुझ पर दबाव है। तो ये दबाव में आके आप अपनी ड्यूटीज जो हैं दयानतदारी से कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं की उन्होंने, तो भाई आपको इतने दिन क्यों लगे? जब दबाव के बाद आपने बात की, मुझे नहीं समझ, कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि उन्होंने सीजेपी को क्यों डायरेक्टली इसमें ले लिया। उनका भी कोई बैलेटिंग से उस दिन जो वोटिंग होती है या रिटर्निंग ऑफिसर 45 to 47 का जो सफर होता है उसमें तो ताल्लुक नहीं होता ना सीजेपी का ना और किसी का, मतलब जिसका वो कह रहे हैं उनका भी नहीं होना चाहिए था। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं और उन्होंने शवाहिद क्या पेश किए और इतने दिन बाद किए हैं। लेकिन इतने बस ये सीरियस चार्जेस हैं कि इन्वेस्टिगेट तो जरूर होना चाहिए, मेरी जाती राय है जी। शहरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो धांधली की बातें कर रही है बिलावल के हल्के में, कराची में, तो वो भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौके पे तायद ही हुई ना। डिस्कशन, लंबा डिस्कशन में इस वक्त कर नहीं सकती। देखिए, हर इलेक्शन में एक एक दो हल्कों में ट्रिब्यूनल्स होते हैं, हर जगह ऊंच नीच, तो बड़े इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन होता है, प्रोविंशियल, ये तो होता रहता है। लेकिन हमने एज अ पार्टी तो पूरे इलेक्शन पर सवालिया निशान नहीं उठाया है एज सच, क्योंकि हमारी सोच ये थी कि बार बार इलेक्शन तो नहीं हो सकता। मुस्तकिल इलेक्शन में या मेरी मर्जी के नतायज आए, मेरी मर्जी के तो नतायज नहीं आए ना, जाहिर है पीपल्स पार्टी की मर्जी के हम बेहतर आए पिछली दफा से और सारे फेडरेशन में आए, लेकिन आप अपनी मर्जी के नतायज की बुनियाद पर तो नहीं पूरे मुल्क को एक और इतनी लंबी और तवील एक्सरसाइज में डाल सकें। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक, शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी।